हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, सेशन नंबर 4। मेरा ये जो सीरीज है इसको हम लोगों ने एक साथ 100 सेशंस में नहीं किया हुआ। इस सेशंस को हमने सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है और सीजन्स को हम लोगों ने एपिसोड्स में डिवाइड किया हुआ है। उस हिसाब से जो फर्स्ट सीजन है वो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का, और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का सीजन आज खत्म हो जाएगा, यानी कि आज इसका 4th एपिसोड है और हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब यह होता है कि आपको इजीली रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। एज एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग आपको ऐसा नहीं टेंशन होगी कि यार एक साथ हमें बहुत सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सो 3 हम लोगों ने बहुत डिटेल में कर लिए थे, चौथा वाला एक छोटा सा पोर्शन बाकी है, लेकिन वी आर गोइंग टू फिनिश इट टुडे। सो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स विल बी एब्सोल्युटली ओवर। दिस इज अ समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। थैंक यू फॉर गिविंग दिस सपोर्ट। वैसे मेरे सपोर्ट से भी ज्यादा ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर तुमने इसको ढंग से पढ़ लिया तो तुम्हारा बड़ा भला हो जाएगा, तुम्हारी नैया पार होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अनलाइक जिस तरह से आमतौर पे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं उस तरह से तुम्हारे फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। आइदर वेज मेरा काम समझाना है और मेरा काम है तुम्हें हाईएस्ट क्वालिटी पढ़ाना। बाकी तुम शेरो शायरी की दुनिया में, पोएट्री की दुनिया में, मोटिवेशन की दुनिया में रहना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो आपको केवल फ्री में घर बैठे आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा। आपका लेवल ऑफ पॉलिटी बहुत हाई चला जाएगा। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस टॉपिक, और अगला टॉपिक समझते हैं यहां पर। इससे पहले कि अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। इसको पॉज करके अंडरस्टैंड दिस नाउ। सबसे पहले एज आई सेड कि मैं पिछले कुछ दिनों से बड़ा ही व्याकुल हूं बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैज हैपेंड एट ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसमें हमारे छोटे बच्चे बेचारे आराम से पढ़ाई कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ अ ह्यूज फेलियर एट द लेवल ऑफ द सिस्टम एंड द वेरियस स्टेक होल्डर्स। सो इसके अब वो वक्त आ गया कि हमें इसका जस्टिस चाहिए। तो मैं शांति से बैठने वाला बंदा हूं ही नहीं, राइट। तो मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैं तुम्हारा लास्ट डे तक साथ दूंगा, तो मैंने कम से कम स्टेप 1 आगे बढ़ा दिया। ऑब्वियसली ये छोटा कदम है बिकॉज इसके आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी तक ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैं ही कंप्लेनेंट बन गया हूं। सो आई हैव बिकम द कंप्लेनेंट, और मैंने ही एनएचआरसी का दरवाजा खटखटा दिया। मेड अ वेरी लेंदी डिटेल प्रेयर। मुझे मालूम है कि एनएचआरसी के साथ बहुत सारे और स्टेप्स करने पड़ेंगे बिकॉज एनएचआरसी इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बहुत बार नहीं ला पाता है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। नेवर माइंड, अगर हमारा एनएचआरसी में नहीं होगा तो वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेट पिटिशंस एंड पीआईएल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। आइदर वेज एक लंबी जर्नी स्टार्ट होती है एक कदम से, राइट। अनलाइक जो मैं देख रहा हूं कि लोग सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन दे रहे हैं, सिर्फ चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, हम वैसे टाइप के लोग पैदा नहीं हुए। हम उसको जरूर कोई ना कोई इफेक्ट तक, अंजाम तक लेकर जाएंगे। डोंट वरी, मैंने तुम्हें वादा किया है, जस्टिस की लड़ाई शुरू हो गई है, इसे अंजाम तक लड़ा जाएगा। सो इन बच्चों का जो लॉस हुआ है, हमारा जो डेथ हुई है, ओके, उनको हम इतने आराम से भूलेंगे नहीं। आइदर वेज, राइट, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉर दोज ऑफ यू जो को मुझे ज्वाइन करना है, ओके, 29,999 में कोर्स अवेलेबल है, मंजिल बैच, जो 31 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। अगर आप मेरी टीम का पार्ट बनना चाहते हो तो सिड लाइक कोड यूज करो, SIDLIVE, तुम्हें इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस है 15 मंथ का 29,999 में, और दिस इज द टॉपिक। सो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का ये एपिसोड नंबर 4 सीजन नंबर 1 है, यानी कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है। आज ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेकर फिर से एक और ऐसे ही सीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर 1-2 डिपेंडिंग ऑन के कितने सेशंस होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, तो मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट प्रीएम्बल करना चाहूंगा। आइदर वेज, तब तक के लिए यहां देखते। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे GOI एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से लेकर वहां तक की कहानी खत्म करेंगे जहां तक इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से कहानी स्टार्ट होगी और खत्म हो जाएगी एट इंडिपेंडेंस डे, और इनफैक्ट हमारा पूरा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स खत्म हो जाएगा। हम इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने यहां तक बात रोक दी थी कि जब बापू आए इंडिया, राइट, तो इंडिया में जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसको एक अलग दिशा मिल गई। क्यों अलग दिशा मिल गई? बिकॉज बड़े स्पेसिफिक डिमांड्स मिलने लग गए। उस टाइम का हमारा सीन ऐसा था कि द
रजवाड़ा जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, वो एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया नहीं थे, वो एक्चुअली सो कॉल्ड कॉलोनी नहीं थे। ये बात मैंने पिछले वीडियो में की है, अगर आप चाहोगे तो आप एक बार वापस जाके देखोगे तो तुम्हें वो इजीली रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। तो वहां पर जो प्रिंसली से रजवाड़ा थे, वो एक्चुअली तो शायद चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिशर्स चले जाए, क्योंकि उनकी तो स्यूजर एंटी का मेथड चल रहा था ना। उनको तो ब्रिटिशर्स ने मौका दिया हुआ था कि भाई तुम तो आराम से जो भी तुम्हें इंटरनली करना बिंदास करो, कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन और डिफेंस वो हमारे हवाले छोड़ दो। तो राजाओं को तो जाने का कोई शौक ही नहीं था, राजा तो बड़े खुशी खुशी थे, बेटा हम तो यहीं रहेंगे, राइट, ब्रिटिशर्स तुम भी यहीं रहो, हम भी यहां रहते हैं। ब्रिटिशर्स को भी बड़ा मजा आ रहा था, वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे थे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे। नाउ बापू ने सबसे पहले इनको बोला कि ये चलेगा नहीं, इंडिया को अगर डिमांड करनी है इंडिपेंडेंस की, तो इंडिया को दोनों चीजें एक साथ मिलना पड़ेगा। यानी कि वो जो कॉलोनी बन चुके हैं, यानी कि जो प्रोविंसेस है, कौन है प्रोविंसेस, जिनको हम राज्य बोलते हैं, राइट, प्लस जो रजवाड़ा है यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, दोनों को साथ में आकर एक फेडरल अरेंजमेंट करवाकर, एक फेडरेशन बनाकर, ओके, हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करना पड़ेगा बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडिया और द रेस्ट ऑफ द सो कॉल्ड कॉलोनी ऑफ इंडिया। अरे बाबा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अरे मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे ये सारा काम। तो स्पेसिफिक डिमांड होने के लिए अब ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर होने लगा। देखो पहले हम ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से जो सवाल पूछते थे वो स्पेसिफिक नहीं होते थे। हम ऐसे बोलते थे यार हमको है ना आजादी दो, हमको ज्यादा लेवरेज दो, हमको ज्यादा मौके दो, ये करने दो वो। पहला क्वेश्चन जब स्पेसिफिक आने लगा ना, ब्रिटिशर्स घबरा गए कि यार ये तो समझदार हो गए। और जब ये स्पेसिफिक डिमांड्स आने लग गई तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि इंडियंस को अपना लॉ समझ में आने लगा। ये सारा खेल पॉलिटी का, लॉ का, कानून का हो गया था। सो स्पेसिफिक डिमांड्स जब आने लग गई तो पहला आया व्हाट वाज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। और इस रिफॉर्म्स के बेसिस पर, इसके रिफॉर्म्स पर उन्होंने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। सो जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, इन रिफॉर्म्स के बेसिस पर देखो, अगर तुम उसका स्क्रीनशॉट निकाल के देखो ना, अगर तुम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पहला पेज देखो ना, तो एक तरह से ऐसा लगता है कि अचानक अंग्रेजों को हो क्या गया, ये इतने भोले भाले कैसे हो गए। वो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, जो लोकल पावर्स मिले, ऐसी ऐसी बातें, हम फेडरल स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं। मतलब अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा हम तो व्यर्थ ही अंग्रेजों को इतना बुरा मानते थे। नो, दे वर प्लेइंग अ वेरी डर्टी गेम। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने कुछ चीजें हमको दे दी, जैसे बोला कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर ले लो, राइट, एट द लेवल ऑफ द सेंटर अब 2 हाउसेज होंगे, जैसे आज हमारे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे ही वहां पर लोअर हाउस और अपर हाउस बना दिया जाएगा। ऑल्सो ये भी बोला गया कि ज्यादा इंडियंस को अब वोटिंग की पावर्स दे देंगे। लेकिन यहां पर खेल था, मतलब ये खेल बड़ा खतरनाक था, और अगर आपको लॉ ना पता हो, राइट, तो यू वुड हैव रियली पास्ड इट, क्योंकि इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर नहीं दिया। फेडरल स्ट्रक्चर तब होता है जब यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखो आज क्या होता है, आज हमारा 7th शेड्यूल है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट यूनियन की है, स्टेट लिस्ट स्टेट की है। ये डिवीजन ऑफ पावर होती है, नो, वर्टिकली डिवाइडेड होता है। ये जो समझदार लोग थे ना, इन लोगों ने समझदारी को ज्यादा ही कर दी। इन्होंने डायरकी दे दी, कुछ लोग इसे डायरची बोलते हैं, जो मर्जी बोलना बोल लो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। इन्होंने डायरची दे दी या डायरकी दे दी एज अपोज टू फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब इन्होंने ऐसे नहीं दिया कि ऐसे डिवाइड किया, तो इन्होंने बोला कि 2 लिस्ट होंगी, एक होगी वाइसरॉयस लिस्ट, एक होगी प्रोविंशियल लिस्ट।
वाइसरॉय पर केवल वाइसरॉय की मर्जी से लॉ बनेंगे, और प्रोविंशियल लिस्ट हमने तुमको दे दिए। अगर बात यहां पर खत्म हो जाती ना तो मैं फिर भी बड़ा खुश होता हूं, यार देखो यार अच्छे लोग हैं, ओके इन्होंने दे तो दी, ओके फेडरल अरेंजमेंट, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने बोला रुको, वो जो प्रोविंशियल लिस्ट है उसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को रिजर्व लिस्ट, एक को ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है जी, यहां भी ठीक है। वो जो रिजर्व्ड लिस्ट थी उसको गवर्नर के हवाले कर दिया, और गवर्नर वाइसरॉय की सुनता था। तो अब क्या हो गया, सबसे ऊपर वाली लिस्ट पहले ही वाइसरॉय की, गवर्नर वाली लिस्ट जो रिजर्व लिस्ट है वो भी एक तरह से वाइसरॉय की, और केवल थोड़े से पार्ट्स को ट्रांसफर्ड लिस्ट में मंत्रियों को, यानी कि जो प्रोविंसेस है यानी कि राज्यों को, जो आंसरेबल टू पीपल है उनको दे दिया। अब तुम्हारे मन में आएगा सिद्धार्थ सर आप ना कुछ जरूरत से ज्यादा भारी पड़ रहे हो इन लोगों पे, दे तो दिया, कुछ तो पावर दी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो ट्रांसफर्ड लिस्ट में इन्होंने जो हमको दे दी, इन्होंने उसमें इन्होंने हमको स्कूल एजुकेशन दे दिया, बोला जो लोकल एजुकेशन होगा ना वो तुम बना लो, राइट। तो हमने कहा चलो ठीक है स्कूल तुम बना लो, कुछ तो मिला, हाँ सर, लेकिन वो स्कूल की पावर तो मेरे को दे दी, लेकिन फाइनेंसेस गवर्नर को दे दिए। तो भाई मैं स्कूल कैसे बनाऊंगा? हाँ, तो स्कूल बनाने के लिए भी तो मुझे गवर्नर के पास जाना है, और गवर्नर यानी कि वाइसरॉय है। तो देखा जाए तो मेरे आसपास तो कुछ भी नहीं रहा, तो प्रैक्टिकली मेरे साथ बहुत ही घटिया काम हो गया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इतना बड़ा फेलियर हुआ कि कांग्रेस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि इट इज सच ए शॉर्टी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट कि इट इज अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड अनवर्दी ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट, कि देने वाला भी बड़ा बेशरम हो जाएगा, और अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमसे बड़ा बेशरम तो कोई होगा ही नहीं। सो ये फेडरल स्ट्रक्चर कभी बना ही नहीं। तो एक बार मैं पहले हिंदी दोस्तों को बता देता हूं, केंद्रीय स्तर पर एक द्विसदनीय यानी कि बाइकैमरल विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें एक निचला सदन विधानसभा और एक ऊपरी सदन राज्य परिषद शामिल है। मताधिकार का विस्तार हुआ, अधिक भारतीयों को वोट देने का योग्य हुआ, और द्वैध शासन यानी कि डायरकी दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना, दिस वाज डायरकी एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, प्रांतों के स्तर पर डायरकी हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविंसेस ऊपर ठीक था, नीचे प्रोविंसेस को डायरकी में कर दिया गया। अगर तुम्हें सवाल कभी यह पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने फेडरल स्ट्रक्चर दिया, तो बोलना नो, किसी हाल में नहीं दिया, डायरकी उठा के दे दी। और उसका एक और भी कारण इन्होंने तरीका बना, इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स रजवाड़ों को कोई जबरदस्ती नहीं की, इनफैक्ट कोई डायरेक्शन भी नहीं दिया, उनको बोला तुम्हारी चॉइस है बाबू, तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो फेडरल स्ट्रक्चर, राइट, गांधी जी के साथ हो जाओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हो जाओ। अब थोड़ी देर वाली बात तो यह है ना कि अगर मैं सपोज अपने एक दोस्त को बोलूं कि यार तेरे को मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा, राइट, तू मेरा दोस्त बनेगा कि मेरे को छोड़ के चले जाएगा, राइट, जहां पर कि 1 रुपया भी नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला। कुछ वैसा ही था, ये लोग वैसे भी 1857 से तुष्टीकरण कर ही रहे थे, ऊपर से इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से रजवाड़ों को बुलाया और बोला तुम ऐसे नाराज होते हो, राइट, लो हम तुम्हारे लिए एक थर्ड हाउस बनाएंगे। तो 2 हाउसेस नहीं बने थे, 3 हाउसेस बने थे, तीसरा हाउस नरेंद्र मंडल बना था, जिसे चेंबर ऑफ प्रिंसेस बोला गया। तो एक तरह से तुम उनको चॉकलेट खिलाए जा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि यार हम तुम्हें चॉइस दे रहे हैं। ऑब्वियस बात था कि वो कभी मानेंगे ही नहीं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 बुरी तरह से फेल हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर बना नहीं। थोड़ी बहुत और चीजें बनी थी जो थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन मोर और लेस इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इतना बुरा फेल हुआ कि उसके फेलियर की वजह से, राइट, उसके फेलियर की वजह से ही देयर वाज अदर एलिमेंट्स भी थे, लेकिन वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट हो गया था, पहली बार एक पैन इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने लीड किया। वो बात अलग है कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वो सस्पेंड हो गया, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज समथिंग वेरी 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 इफेक्टिव। ब्रिटिशर्स ने ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा था। 1857 में भी पैन इंडिया तो हुआ नहीं था, बट ठीक है, बट ये तो मास मूवमेंट हो गया। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने सिर्फ कमाल की बात थी ना, उन्होंने पहले ही लिखा हुआ था कि हम 10 साल के बाद इसको रिवाइज करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था
कि हम ना 10 साल के बाद इसको रिवाइज करेंगे। पहले ही प्लान था, प्लीज अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पहले से ही सोचा गया था कि 10 साल के बाद रिवाइज करेंगे। तो 1919 से मतलब 1929 तक। लेकिन इतना प्रेशर हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बाद, और चाहे वो सस्पेंड भी हो गया था ना, ब्रिटिशर्स को काफी गहरी चोट पड़ चुकी थी। तो 1927 में एक साइमन कमीशन को लाया गया टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ये जो 1927 में जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में जो साइमन कमीशन आया, ये फिर से इनका ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि चल रहा था। ले ही आए थे, जब रिव्यू ही करना था तो इंडियंस को पार्टिसिपेट करवा देते ना जी। इनका भी है ना अपनी अकड़ चल रही थी। जो साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं था, एंड दैट इज वाई उसको बुरी तरह से बॉयकॉट किया गया। सो आपको थोड़ा आइडिया ही होगा लाला लाजपत राय का, भगत सिंह का, ये सारा सॉन्डर्स वाला, ये सारा वो टाइम पीरियड का फेज है जब साइमन यहां पर आया, साइमन कमीशन आया और हमने उसको अपोज किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखना है कि अभी तक वी हैव नॉट रीच्ड अ फेडरल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारी चीजें जब मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो तुमको ऐसा लग रहा होगा ये हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करूंगा। दैट इज नॉट माई गेम, माई गेम इज पॉलिटी। मुझे इस पूरे घटनाक्रम में जो देखना है वो देखना है कि पॉलिटी का क्या आंसर आ रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन साइमन कमीशन आ गया है और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में टेबल हुई, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, और ब्रिटिशर्स पे प्रेशर आने लग गया कि अब क्या करना है। तो ब्रिटिशर्स पे प्रेशर आया तो ब्रिटिशर्स ने एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स निकाला। व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र, वो होता है कि जब सरकार बोलती है कि हम इस पर बहस करने को तैयार है, तो वो एजेंडा फिक्स हो गया और व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स निकाला गया, जिसके बेसिस पर उस टाइम तक जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पास हुआ वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वॉल्यूमिनस पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो ब्रिटिशर्स ने निकाली। सबसे मजेदार बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने किया, इन लोगों ने पहली बार बोला कि अगर बना सकते हैं, हमारी तरफ से मना ही नहीं, वी आर प्रोवाइडिंग फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर। इन्होंने पहली बार 3 लिस्ट बना दी जो कि हम लोग बार बार मांग रहे थे। इन अदर वर्ड्स कि इन्होंने बोल दिया कि एक वाइसरॉयस लिस्ट बनेगी जिसको नाम दिया गया फेडरल लिस्ट, एक हमारी लिस्ट बन जाएगी जिसको बोला गया प्रोविंशियल लिस्ट, और एक ऐसी लिस्ट होगी जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं जिसको बोला गया कंकरेंट लिस्ट। अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये वही तरीका है जिससे आजकल हमारा 7 शेड्यूल चल रहा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सिर्फ ये बात वाली थी कि जो उसमें रेजिडुअरी पावर्स थी, यानी कि जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, वो वाइसरॉय के पास जाती थी। अब जो रेजिडुअरी पावर्स है वो आर्टिकल 248 के अनुसार यूनियन यानी कि पार्लियामेंट के पास जाती थी। लेकिन फिर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़ों ने फिर से नो बोल दिया। क्या फिर से? हाँ, तो बिगाड़ने को तो बैठे हुए थे, तो उन्होंने नो बोल दिया। तो जब उन्होंने नो बोल दिया तो यस, इनकी तरफ से हां होने के बाद भी 1935 में भी हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। रीजन अलग अलग थे। 1919 का कारण अलग है, 1935 का कारण अलग है, लेकिन बना दोनों ही केस में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बना पाए हम लोग। सो 1935 में उन लोगों ने तो हमको दे दी, उन्होंने हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, इसको बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो क्या मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 ये प्रपोज तो हो गया था, ऑलराइट, ये हो तो गया था, प्रोविंशियल लिस्ट बन गई, ये लिस्ट बन गई, रेजिडुअल पावर्स दे दिए, ये डुअल गवर्नमेंट हटा दिया और हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। वो जमाना जो 1773 से धीरे धीरे सेंट्रलाइज होकर 1833 तक गया था, और 1861 से डिसेंट्रलाइज होकर धीरे धीरे पिछले वीडियोस देखते हुए जाना, वो 1935 आते आते पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज हो चुका था। ये कमाल की बात हो गई यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इसके घटकों के रूप में शामिल किया गया।
3 अलग अलग सूचियां बनाई गई, अवशिष्ट शक्तियां यानी कि द रेजिडुअल पावर्स वाइस रॉय के हवाले किया गया। द पॉइंट वापस यहां की प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। यार बहुत अच्छा मौका था, बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन मौके का फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज राजाओं ने, रजवाड़ों ने धोखा दे दिया। उन्होंने बोला नो। अब इसकी बहुत सारी वजहें थी, बट वील गेट इनटू दिस एट अ लेटर स्टेज। अलग अलग पहले समझने की कोशिश करो कि ये हो क्या रहा है। प्रिंसेस को नहीं चाहिए था ब्रिटिशर्स चले जाए, थोड़ी देर के लिए हम अंग्रेजों को भूल भी जाए, ओके। प्रिंसेस ही नहीं चाहते थे कि ये चले जाए। इनका तरीका ही जिंदगी काटने का अलग ही था। इनके पास पैसा था, इनका रसूख था, राइट। एज अपोज टू दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस उस तरह के सिचुएशन पे नहीं थे। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डायरची अभी भी है, 1935 में भी डायरची है, लेकिन एट द लेवल ऑफ सेंटर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में डायरची जो थी वो एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस थी। 1935 में डायरची जो थी वो एट द लेवल ऑफ सेंटर हो गई और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, विच एक्ट इंट्रोड्यूस, कैन नहीं, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरची एट प्रोविंशियल लेवल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर हमारा आंसर होगा, देखो यहां लिखा है प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल होगा 1919, तो आंसर हो जाएगा प्रोविंशियल लेवल इज 1990। और अगर यहीं लिखा होगा सेंटर या लेवल ऑफ द सेंटर, तो आंसर हो जाएगा 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज वेयर वी हैव डन द पॉइंट। अब जो मैं तुम्हें सीन बता रहा था कि सारी की सारी कहानी इसलिए हो रही थी कि क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था एज अपोज टू ब्रिटिशर्स, जिनके पास पैसा ही पैसा था। इस फोटोग्राफ में जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि गांधी जी ने इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जितना भी पैसा आता था ना, वो ऐसे लोगों से मांग मांग के डोनेशंस पर, ओके, तब चलाया जाता था। आसान नहीं था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़ों के पास तो पैसा ही पैसा था। उनको वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ना जाए। गांधी जी बोलते थे ये 100% जाने चाहिए, हमको ऑटोनॉमी चाहिए, हमको आजादी चाहिए। सो बोथ ऑफ देम वर नॉट ऑन द सेम पेज। अब थोड़ी देर के लिए 1935 के बाद स्टेलमेट हो गया ना। ब्रिटिशर्स और को दे नहीं सकते थे, उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी। तुम बोला कि तुम बना सकते हो तो बना लो, रजवाड़े बोले हम तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, तो तुम चाह के भी क्या कर लोगे। अचानक दुनिया बदल गई। बदली दुनिया इंडिया में नहीं, यूरोप में। यूरोप में, अब मैं तुम्हारे सामने स्टोरी होगा, तुम स्क्रीन पे देखते जाओ स्टोरी, जैसे मैं तुम्हारे सामने बताता जा रहा हूं। सडनली यूरोप में चेंजेस आने लग गए। हिटलर वहां पर एक बड़े ही खतरनाक पावर के फॉर्म में आया और हिटलर ने 1940 में यह कसम खा ली। पहले तो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, फिर 1940 में उसने कसम खा ली कि मैं इंग्लैंड को उड़ा दूंगा और बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार्ट हो गया। तो वही इंग्लैंड जो पूरी दुनिया पे राज करता था, वही इंग्लैंड आज अपनी जान को भारी पड़ गया था। एक और ताकत शुरू हो गई थी इन द फार ईस्ट ऑफ एशिया। इन अदर वर्ड्स, वहां पर स्टार्ट हो गया था जापान का इंपीरियलिस्टिक पावर का राइज करना। अब जापान भी इंपीरियलिस्टिक पावर बनना चाहता था, जापान भी कंट्रोल करना चाहता था। तो एक साइड पर इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम हिटलर ने कर दी थी, दूसरी साइड जापान पे कर दी थी। तीसरा, जापान को सपोर्ट करने के लिए आजाद हिंद फौज, जो ग्रेट सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट कर दी थी, नेताजी ने स्टार्ट कर दिया था सपोर्ट उनको। तो दो तरफ से ब्रिटिशर्स पे प्रेशर आने लग गया, तो ब्रिटिशर्स इंडिया की तरफ भागते हुए आए। और 1948 अगस्त ऑफ 1940 को ब्रिटिशर्स भागते हुए, लॉर्ड लिनलिथगाउ वाइसरॉय था और इंडियंस को बोला, देखो इंडियंस, तुमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ना, ओके, फेडरल तो तुम बने नहीं, हम तुमको डोमिनियन बनाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन पहले हमको वॉर में सपोर्ट करो। ये लेना देना होगा, एक हाथ लो एक हाथ दो, क्विड प्रो क्यों होगा। पहले तो इंडियंस ने मना कर दिया, तुम्हें मालूम है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह सब वगैरह वगैरह। लेकिन फिर बहुत सारे, उसमें तुम्हें हिस्ट्री के टीचर्स पढ़ा देंगे, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के बाद फाइनली
इंडिया जॉइंस द वॉर। तो ये हमारी इंडियन फोर्सेस की फोटोग्राफ है जब हम लोग पेरिस के में गए थे। तो ये ये अंग्रेज लोग बड़े ऐसा खुशी खुशी बोलते हैं हमने जर्मन्स को हरा दिया है। अरे तुम क्या जर्मन्स को हराओगे, राइट। ये इंडियन सोल्जर्स थे, राइट, एशिया के सोल्जर्स थे जो लड़ गए, भिड़ गए, और उनके ही सैक्रिफाइस की वजह से ये बच गए वर्ल्ड वॉर 2 में, वरना ब्रिटिशर्स तो खत्म ही थे। सो अब यही है हमारे देश की ट्रेजेडी थी कि हम उस टाइम पर अपना देश सॉवरेन नहीं थे, इसीलिए बोलते हैं आजादी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी प्रेशियस होती है। आइदर वेज इंडिया ने वॉर को ज्वाइन कर लिया और इंडिया स्टार्टेड फाइटिंग द कॉज ऑफ इंग्लैंड। हम ना सिर्फ वॉर में गए, हम मेन मटेरियल, मनी सब प्रोवाइड कर रहे थे। फिर अचानक हमको ऐसा रियलाइज हुआ कि ब्रिटिशर्स तो यार वो भूल ही गए वो जो डोमिनियन ऑफर था, ओके। और चर्चिल आराम से घर पे बैठा हुआ लंदन में, वो तो भूल ही गया। लेकिन क्या होता है ना, ज्यादा टाइम इनका है ना पाप का घड़ा रहा नहीं। 1942 आते आते जापान ने सिंगापुर पे अटैक किया और फिर बाद में बर्मा पे अटैक किया और इंग्लैंड हार गया, राइट। इंग्लैंड पहले बड़ा ना अकड़ता था कि सिंगापुर हमसे कोई नहीं ले पाएगा, 6 महीने में हार गए बोलो। तो जब वो हार गए ना, उनको अब प्रेशर आने लगा, बोलो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अचानक चर्चिल ने अपने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंडिया रवाना किया और बोला कि कैसी बातें करो, तुम नाराज तो नहीं होगे, राइट। सो उसने क्रिप्स मिशन बनाकर इंडिया को भेजा, बोला कि हमने जो तुम्हें अगस्त ऑफर दिया था ना, हम भूले थोड़ा है, राइट, हम इसको फॉर्मलाइज करेंगे। सो मार्च ऑफ 1942 में ये क्रिप्स मिशन इंडिया में आया ऑफर लेकर कि जी तुम्हें डोमिनियन बनाना था ना, हमें अपना वादा याद है, लो जी तुम अभी डोमिनियन बना लो, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना लो, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख लो। इस दौरान एक गड़बड़ हो चुका था और वो गड़बड़ था 1940 में, जिसके बारे में बाद में बात पता हुई। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन में एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड पहले ही पक्की कर ली थी। तो 1940 में ये डिमांड हो चुकी थी। क्रिप्स मिशन आया। अब क्रिप्स मिशन एक कंडीशन लेकर आया। क्रिप्स मिशन बोला कि भाई हम ना तेरे को डोमिनियन बनाने देंगे, तुम लोग डोमिनियन बना लो, लेकिन मुस्लिम लीग से भी पूछा जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी पूछा जाएगा, बोथ ऑफ यू मस्ट अग्री टू इट। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला पूछ लो जो पूछना है तुमको, लेकिन मुस्लिम लीग कुछ और ही मूड में था। मुस्लिम लीग डिमांड करने लग गया, मुझे तो सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। क्या बात कर रहे हो, बोले कि ना तुमको डोमिनियन ही देना है ना, तुम एक डोमिनियन मत दो, तुम 2 डोमिनियन दो, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने हैं ना, तुम एक मत दो, तुम 2 दो। अच्छा, इन अदर वर्ड्स कि तुम अब हमको सेपरेट पाकिस्तान दो। क्रिप्स मिशन ने बोला ये तो हम लोगों को देना ही नहीं है। तो क्रिप्स मिशन ने बोला हमें तो जब तक तुम दोनों एक्सेप्ट नहीं करोगे, हमारे को तो चर्चिल ने बोला है वापस आ जाने को। तो जिन्ना अपनी जिद पर अटके रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले नथिंग, अनडिवाइडेड इंडिया होगा जो भी होगा, लेकिन लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन वापस चला गया बिना दिए हमको द डोमिनियन स्टेटस। क्रिप्स मिशन ने बोला ना मैं तुमको डोमिनियन स्टेटस दूंगा, ना मैं तुमको पाकिस्तान देकर जा रहा हूं। जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल हुआ, गांधी जी को लगा ये तो यार वादा खिलाफी हुई। जब तुम अगस्त ऑफर दे रहे थे, जब तुम बोल रहे थे कि इंडिया वॉर में मदद करेगा, तब तो तुमने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखे थे। अब तुम बोले दोनों साइड से पूछेंगे। गांधी जी हो गए नाराज। सो अगस्त ऑफ 1942, मार्च 42 में क्रिप्स मिशन आया था। अगस्त ऑफ 1942 में एज अ रिटेलिएशन गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे बोला भारत छोड़ो आंदोलन, को लॉन्च कर दिया। बोला कि, और उनके खुद की स्टेटमेंट थी कि अब वो इस लेवल तक आ गया है कि अब ये कंटिन्यू करना इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म जो मर्जी बोलते हो, दिस विल बी वेरी बैड फॉर द सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया और वो एक बड़ा ही पावरफुल मूवमेंट था। इनफैक्ट बोलते हैं द मोस्ट अनगांधीयन ऑफ मूवमेंट था। आइदर वेज ये चलता रहा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। यार इंग्लैंड जीत गया या एलाइज जीत गए, जो मर्जी हो गया, लेकिन बड़े कमजोर हो चुके थे ये लोग। फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड टू वेयर दे वर। 6 साल में वो कहते हैं ना 2 मरे हुए थे, एक ज्यादा मरा हुआ था, जर्मनी ज्यादा मर गया था, ये थोड़े कम मरे हुए थे, मरे हुए दोनों ही थे। तो 1945 तक इन लोगों में अभी उतनी ताकत रही नहीं थी और डू और डाई मूवमेंट यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट ने और ज्यादा इनके ना कमर तोड़ दी थी। अब 1945 में एक और मजेदार बात हुई।
जब इंग्लैंड वॉर खत्म हुआ तो इंग्लैंड में दोबारा इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन को दुनिया का कोई बेवकूफ आदमी भी बोलता ना तो बोलता चर्चिल ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि चर्चिल तो हीरो था वर्ल्ड वॉर 2 का। चर्चिल ने तो भड़का भड़का के इंग्लैंड को लड़वाया था। लेकिन राजनीति बड़ी अजीब होती है, डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है। कहां जाएगा मन मतदाताओं का भगवान जाने। अब की बार पता नहीं किसकी सरकार। सो द सिचुएशन यहां पर यह है कि चर्चिल इलेक्शन हार गया। व्हाट आर यू सेइंग? और लेबर पार्टी जीत गई। एक नया प्राइम मिनिस्टर आया कॉल्ड क्लेमेंट एटली, और वो जो क्लेमेंट एटली था उसको ये इंपीरियलिज्म वगैरह से बड़ी नफरत थी। क्या बात करो। तो उसने बोला कि ना ना मेरे को ये इंपीरियलिज्म वगैरह नहीं अच्छी लगती। राइट, आज तक लोग ये सोचते रहते हैं कि विंस्टन चर्चिल हारा कैसे था। राइट, चलो जी हार गया, हमारे लिए भला हुआ। क्यों? क्योंकि इसने 15 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली, लॉर्ड एटली ने एक सेकेंड कैबिनेट मिशन बनाकर इंडिया भेजा। बोला यार मेरे को तुमको आजादी देने की है। सर ये तो उल्टा हो रहा है। हां, बोला मेरे को तुमको आजादी देनी है, तुम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का वर्क करो, मेरे को ही नहीं चाहिए। इसको नाम दिया गया सेकेंड कैबिनेट मिशन। सेकेंड कैबिनेट मिशन इंडिया आया और सेकेंड कैबिनेट मिशन से फिर से जिन्ना खड़ा हो गया। ना सर मेरे को तो पाकिस्तान चाहिए। सेकेंड कैबिनेट मिशन ने बोला मैं ना तुमको ना कोई देने वाला नहीं हो पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन करा लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और जून और जुलाई ऑफ 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ। पूरे इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुआ। इलेक्शन का रिजल्ट आया 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग 73 एंड अदर्स को आए 15। सर मुस्लिम लीग का तो मुंह उतर गया होगा बहुत बुरी तरह से। सो 389 सीट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना था, जिसमें से 93 प्रिंसली स्टेट्स ने भेजने थे। 296 पे इलेक्शन आना था और 296 का रिजल्ट तुम्हारे सामने। बुरी तरह से सफाया हो गया मुस्लिम लीग का। जिन्ना के सपने टूट गए। जिन्ना इतना गुस्सा हो गया कि उसने ना बॉयकॉट ही कर दिया। उसने बोला मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाऊंगा ही नहीं। बताओ सर ये भी हो सकता है? हाँ, बोला मैं जाऊंगा ही नहीं, किसी भी हाल में मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाऊंगा ही नहीं। इसी दौरान इंडिया में एक और मूवमेंट बड़ा हो रहा था कि बिकॉज ऑफ द INA ट्रायल, ये आजाद हिंद फौज के जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके ऊपर रेड फोर्ट ट्रायल चल रहा था। इसके बारे में तुम्हारे इतिहास के एजुकेटर्स ज्यादा पढ़ाएंगे। और इंडिया में एक बड़ा चार्ज्ड मूवमेंट हो चुका था, बहुत ज्यादा। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, कुछ ऐसे है वैसे सूत्रीय विश्वसनीय सूत्रों से पता है कि रॉयल इंडियन नेवी यानी कि इंडियन नेवी में म्यूटिनी होने के चांस हो गए थे। ब्रिटिशर्स बुरी तरह से घबरा चुके थे और उनको तो बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगी थी। मुस्लिम लीग आज भी बॉयकॉट के मूड में थे। 9 दिसंबर 1946 को जब हमारा पहला डे था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मुस्लिम लीग आया ही नहीं। बोला हम तो आएंगे नहीं, हमें पाकिस्तान दो। और चारों तरफ ना सिविल वॉर, राइट्स का एनवायरमेंट हो गया। नाउ इस स्टेज पर एटली समझ गया कि सिचुएशन खराब है। सो एटली ने इस टाइम पर अपना ट्रम्प कार्ड खेला और वो ट्रम्प कार्ड था लॉर्ड माउंटबैटन। लॉर्ड माउंटबैटन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बन के आया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके उसने जिन्ना को, नेहरू को, प्रिंसली स्टेट को, सबको बुलाया। बोला देखो मैं तुम्हें 3 जून 1947 को एक प्लान दे रहा हूं। सबसे पहले उसने जिन्ना को पूछा तेरे को चाहिए क्या? बोला पाकिस्तान। बोला दिया। व्हाट? यस। पहली बार अगर ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान तो वो प्लान एक्सेप्ट किया जिन्ना का पहली बार लॉर्ड माउंटबैटन ने। और प्रिंसली स्टेट्स को भी यह बात बोल दिया देखो प्रिंसली स्टेट्स अब हमारे जाने की बारी आ रही है, हम जा रहे हैं। वो जो डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी है, वो स्यूजरेंटी है, वो सब बंद हो रहा है। तुम्हारी चॉइस है बाबू, तुम्हें इंडिया के साथ ज्वाइन करना है, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है, अकेले रहना है, जो करना है करो, हम जा रहे। इस प्लान को बोला गया माउंटबैटन प्लान। कभी कभी इसको 3 जून प्लान भी बोला जाता है। और ये पहली बार ये था कि इन लोगों ने पाकिस्तान को यस बोल दिया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। बट सर ये तो माउंटबैटन है, लॉ में भी तो बनाओ। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए एक लॉ पास किया गया विच वॉज कॉल्ड एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह लॉ पास किया और बोला कि 15 अगस्त 1947 से
दो ऑटोनॉमस डोमिनियंस बनेंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान। देखो, दो इंडिया और पाकिस्तान एक रैडक्लिफ कमीशन, बाउंड्री कमीशन बनाएगा जो इनको डिवाइड कर देगा। द मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश बलूचिस्तान, सिंध, खैरपुर, सिलेट ऑफ असम, ये जाएगा पाकिस्तान और बाकी रहेगा इंडिया। दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, दोनों अपने अपने लॉ बना सकते हैं। जब तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगा तब तक ये एक एक गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे, तो उस दौरान तक ये डोमिनियन रहेंगे। और जिस दिन इनका कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बाबू तुम आजाद हो, तुम्हें जो मर्जी करना है करो। आज के बाद तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हें जो लॉ बनाना है एक्सेप्ट करना है करो, जो ब्रिटिश का लॉ एक्सेप्ट करना है करो, जो छोड़ना है वो छोड़ो, हम तुम्हें किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इस अधिनियम से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित करने का प्रावधान हुआ। दिस इज इट, हम एक्चुअली सॉवरेन 26 जनवरी 1950 को हुए। फाइनली, इतनी लंबी स्टोरी के बाद, इतनी सैक्रिफाइसेस के बाद, इतनी मेहनत के बाद हम फाइनली बन गए एक इंडिपेंडेंट कंट्री। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स तुम्हें इतना ही पता होगा चाहिए। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करूंगा, मैं उसका लिंक शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम पे आ जाना। मैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के इतने सारे तुम्हें एमसीक्यूज करा दूंगा कि तुम चाह के भी नहीं फेल होंगे। ओके, तुम यूपीएससी जो मर्जी कर ले, तुम फेल नहीं होंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी ऑल्सो। मैं तुम्हारा लास्ट तक इस तरह से ही साथ दूंगा। सो ये खत्म हुआ हमारा सीजन 1 ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एपिसोड नंबर 4। इसको अलग से रिवाइज करना। सीजन 2 स्टार्ट होगा विथ प्रीएम्बल। So I hope you have enjoyed this. Thank you very much. It was a pleasure teaching you. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.